बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान आ रहा है, ये वो जुमला है जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में गूंज रहा है। मुल्क में अक्सर मकामात पर, ख़बरों में अक्सर जगहों पर आप ये जुमला सुन लेते हैं। कई दफ़ा इस जुमले के साथ एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इमरान खान आ रहा है या नहीं, और कई दफ़ा इस जुमले के बाद एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये इस्तेजाबिया एक निशान होता है कि इमरान खान आ रहा है, ये अब टॉक ऑफ द टाउन है। इस बारे में बात करेंगे कि इमरान खान आ रहा है या नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस सिलसिले में ख़ास तौर पर क्या हो रहा है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ जो अगला हफ्ता है, मंडे से शुरू होने वाला हफ्ता, वो हफ्ता हमें अदालतों में क्या दिखाएगा, बहुत अहम है। इमरान खान की जमात की सियासत के हवाले से अहम तरीन है। कुछ बहुत अहम पिक्चर मैं आपके सामने पेंट करूँगा, और 1 दर्जन सवालात, बहुत बड़े सवालात उठा दिए गए हैं, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान आ रहा है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, इस्लामाबाद की बैठकों में, इस्लामाबाद के कॉफ़ी रूम्स में इस वक्त एक बहस हो रही है, और उस बहस का लुब्बे लुबाब यह है कि इमरान खान आ रहा है। कुछ लोग इस पर सवाल करते हैं, कुछ जवाब देते हैं, और फिर ये बहस वहाँ से निकल कर बाहर भी आ रही है। मिसाल के तौर पर हुआ ये कि खावर घुम्मन साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें इमरान खान का नाम नहीं था, लेकिन खावर घुम्मन साहब ने ट्वीट किया कि आ रहा है, विद द बिग बैंग आ रहा है, पूरे जोरों शोर के साथ आ रहा है। इस ट्वीट पर अरशद शरीफ साहब के, शहीद अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया, और ये करंट अफेयर्स हेड भी हैं एक चैनल में इस वक्त। उन्होंने ट्वीट किया, IK इज़ कमिंग। इस सूरत हाल में हमारे दोस्त हसन अयूब, जो ARY पर खावर घुम्मन साहब के प्रोग्राम में आपको नज़र आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आ रहा, भूल जाइए। ये उनका कहना था। और सिरिल अल्मीडा, सीनियर सहाफ़ी, जो स्टैब्लिशमेंट के मामलात की, अस्करी मामलात की, हुकूमती मामलात की अंदर की खबर रखते हैं और बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, सिरिल अल्मीडा साहब ने एक ट्वीट किया। सिरिल अल्मीडा साहब का ट्वीट था कि उन्हें इमरान खान बहुत जल्द बाहर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, जहां हुकूमती शख्सियात भी बैठती हैं, ये बात हो रही है कि इमरान खान नवंबर के बाद बाहर आ रहा है, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग इसे अक्टूबर से जोड़ते हैं। अक्टूबर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। उस बहुत बड़ी तब्दीली के नतीजे में भी इमरान खान का जल्द आना मुमकिन हो जाएगा। अक्टूबर की तब्दीली क्या है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि अक्टूबर में कौन आएगा, कौन चला जाएगा। इसलिए भी ये बात हो रही है कि इमरान खान आ रहा है। अब जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं कि नहीं आता, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं आप उसकी शक्ल भी नहीं देख सकेंगे, तो उन लोगों को भी ये बात इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि अब हर जगह हमें सुनाई दे रहा है इमरान खान आ रहा है। क्या इमरान खान आ रहा है या नहीं, तो जाहिर है कि जिस तरह से इमरान खान के मुकदमात के फ़ैसले हो रहे हैं, यानी एक के बाद आपको एक मुकदमा इमरान खान और उसकी जमात जीतती हुई नज़र आ रही है, और फिर इमरान खान पे मज़ीद मुकदमे बन रहे हैं। तोशा खाना के मज़ीद मुकदमे, पंजाब की काबीना का ये फ़ैसला कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी जमात के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए मुशावरत कर रही है, कर चुकी है। अब इस सिलसिले में आगे फ़ैसले होंगे, तो ये फ़ैसले भी बता रहे हैं कि इमरान खान आ रहा है, इसलिए रोकने की कोशिशें बहुत ज़ोरों शोर से हो रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहों पर जहां बहुत कुछ चेंज होता है, कुछ ऐसी जगहों पर जहां बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है, उन जगहों पर भी कुछ सरगोशियां हैं, कुछ चमगोइयाँ हैं, कुछ सरासीमगी है, और वहाँ होने वाली इन चीज़ों के नतीजे में भी कहा जा रहा है कि इमरान खान आ रहा है। नजम सेठी साहब ने इसका एक हवाला भी दिया कि 1 से 2 तब्दीलियाँ, और वो हर बार ऐसे हवाले देने का कहते हैं
میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان آ رہا ہے، یہ آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ مجھے اگلے سال مارچ میں یہ بہت ممکن نظر آتا ہے، مجھے اس سے پہلے یہ اس سال کے اختتام پر اب کسی حد تک ممکن نظر آتا ہے، لیکن یہ جو بے چینی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اسی لیے عمران خان کو روکنے کی کوششیں بڑے زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور روکنے کی کوششیں پورا زور لگا کر اس کو کی جاتی ہیں جس کو روکنا مصیبت بن رہا ہو۔ تو عمران خان آ رہا ہے، عمران خان باہر آ گیا، جیل سے باہر آ گیا تو پھر یہ حکومت نہیں ٹک سکتی، یہ صاف بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر 28 مئی کو میاں نواز شریف ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے، یعنی عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ پہلے یہ عوامی اجتماع سے خطاب والا معاملہ نہیں تھا، جماعت کے لوگوں سے گفتگو ہو سکتی تھی، اس گفتگو کو ہم ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی بات رکھتے اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے، ٹیلی ویژن پہ چلتی، قوم تک پہنچتی۔ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں حکومت ہے تو پنجاب میں ایک مناسب جلسہ بھی ان کی جماعت کر سکتی ہے، لیکن یہ کوشش بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ عمران خان آ رہا ہے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، یہ بھی کچھ اشارے ہمیں دیتی ہے۔ وی کین ناٹ ریڈ ٹو مچ آؤٹ آف اٹ، لیکن عمران خان آ رہا ہے۔ یہ اب اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، شہر اقتدار میں اور مختلف جگہوں پر ڈسکشن میں سب سے بڑی چیز کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اگلا ہفتہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں کیا دکھا سکتا ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت اہم ہے۔ اگلے ہفتے ہونے کیا جا رہا ہے؟ 28 مئی کو سائفر کیس میں حتمی دلائل ہوں گے، اور سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ 29 مئی کو جو عدت کیس کا محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا، تو یہ کیس اڑ چکا ہے۔ 30 مئی نیب قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آن لائن پیش ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے جیل حکام کے ذریعے ایک درخواست دے دی ہے کہ وہ فزیکلی وہاں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی جماعت بھی بڑا زور دے رہی ہے کہ یہ کیا جائے، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اور 3 جون کو مخصوص نشستوں پر لارجر بینچ بیٹھے گا، یہ بھی ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا 28 مئی کو NA48 اسلام آباد کا حلقہ، 29 مئی کو NA47 اسلام آباد کا حلقہ، 30 مئی کو NA46 اسلام آباد کا حلقہ۔ یہ 3 فیصلے ہو گئے تو پھر مہر لگ جائے گی کہ مسلم لیگ نون چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر یہ 3 فیصلے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس نظام کا ٹک پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سیاست کا پیس اگلے 1 ہفتے میں ہمیں بہت تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھیے کہ نجم سیٹھی صاحب کا، جن کا میں حوالہ دے رہا تھا آپ کو، وہ اس تیز پیس میں جو پنجاب حکومت ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہتک عزت قانون کے پیچھے منشا کسی اور کی اور چہرہ اور زبان نون لیگ کی استعمال ہو رہی ہے۔ منشا کسی اور کی، مرضی کسی اور کی ہے، نون لیگ سامنے ہے۔ افسوس ہوتا ہے نون لیگ اتنا لیٹ کیوں گئی ہے۔ سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا میڈیا ان کے خلاف ہو جائے گا، یہ کالا قانون ہے، پنجاب کے سوا یہ قانون کسی دوسرے صوبے میں لاگو ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو حکومتی وزراء بھی بار بار کہہ رہے ہیں نا، کہ اب شہباز شریف صاحب جو گئے، اور شہباز شریف صاحب کے جانے پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ $10 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا گیا ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کاکڑ کیا شہباز شریف صاحب سے بہتر تھا؟ نگران کیا موجودہ وزیر اعظم سے بہتر تھا؟ کیونکہ ہمارے سامنے خبر ہے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، متحدہ عرب امارات کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط، نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی تھی، اور متحدہ عرب امارات نے تب کہا تھا کہ وہ 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اب بات 10 ارب ڈالر تک آ گئی ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں ڈالرز کے وعدے ہوتے ہیں، اگر ہم وعدوں کو اب تک گن لیں تو وعدے تو 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کے پاکستان کے ساتھ کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے
रख दी जाए। अब आखिर में बात, ये जो मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ये फैसला दिया है, इस जजमेंट में उन्होंने 12 सवालात उठाए हैं। मोहसिन अख्तर कयानी साहब कहते हैं पहले सवाल में, आईजी इस्लामाबाद पिछले 1 साल के तमाम थानों में नामालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें जिनमें तफ्तीशी अफसरान ने मुग़वियान या लवाहिकीन के बयानात किसी एजेंसी पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से रिकॉर्ड किए हों और इस सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मुताल्लिका एजेंसी के सेक्टर कमांडर का बयान कलम बंद किया हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने पहला सवाल ये उठाया है। दूसरा सवाल है उनका, लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के लवाहिकीन की रियासती मदद बतौर हरजाना किस तरह मुमकिन है और इसके लिए क्या तरीक़ाकार दरकार है। मोहसिन साहब ने रियासत को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए ये सवाल भी किया है। तीसरा सवाल यह है कि उमूमी तौर पर ISI, MI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी साख और इंतज़ामी उम्र मुतासिर होते हैं और अवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में मनफी तासुर फैलता है। इस हवाले से रियासत ने क्या इक़दामात उठाए जिससे इदारा जाती मुखासमत को ख़त्म किया जा सके, जिससे ये तासुर ख़त्म किया जा सके। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को इस हवाले से अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब मोहसिन अख्तर कयानी साहब से सवालात कर रहे थे, अब उन्हें अदालत ने बुला लिया है। चौथा सवाल जज साहब का, वो कहते हैं ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फराइज में क्या उमूर शामिल हैं, आप क्या करते हैं बताइए और किस कानून के तहत उनकी वजाहत की गई है। इंतजामी उमूर के हवाले से तीनों इदारों के अफसरान किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं, कौन सा कानून है जो उन्हें ताबे बनाता है, ये भी जज साहब ने पूछा है। पांचवा सवाल है, पिछले 1 साल में किसी भी दर्ज शुदा मुकदमे में किसी तफ्तीशी अफसर ने किसी भी ISI, MI या IB के अफसर अमले और अफसरान का बयान कलमबंद किया हो और शामिल तफ्तीश किया हो, अगर किया है तो इसका क्या तरीक़ाकार है। अभी हमने देखा था जनरल फैज साहब, उनको बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए, दोबारा बुलाया गया, पेश नहीं हुए, वज़ारत दिफा के जरिए बुलाया गया, पेश नहीं हुए। जनरल फैज साहब ने कहा कि मुझे लिख कर दे दीजिए, आपको क्या पूछ रहे हैं, मैं लिख कर बता दूंगा मुझे क्या कहना है। तो अब अदालत पूछ रही है कि जो सेक्टर कमांडर साहिबान हैं उनका बयान कलमबंद करने का तरीक़ाकार क्या होता है। नंबर 6, ISI, MI और IB ने बतौर महकमा पुलिस FIA और CTD के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने के हवाले से कोई SOP और कवायद व ज़वाबित जारी कर रखे हैं तो उनकी वजाहत की जाए। जस्टिस साहब ने यह सवाल किया। 7वां सवाल, बताया जाए ISI, MI और IB ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया है और इस तफ्तीश के ज़ुमरे में पुलिस ने कितने मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़िमान को चालान किया है। जज साहब का 8वां सवाल, पिछले 1 साल में ISI, MI या IB के अफसरान किसी शख्स की नाजायज़ हिरासत, ब्लैकमेलिंग, फ़ोन टैप करने या हिरासत करने में मुलव्विस पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और कितने सरकारी अफसरान को सज़ा दी गई है। जज साहब ने यह सवाल किया। 9वां सवाल जज साहब का, पिछले 1 साल में पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की अफराद को किसी भी एजेंसी ने अपनी तहवील में लिया हो तो इस अमल में होने वाले अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई, ये भी पूछा है। 10वां सवाल, तीनों इदारों के मजाज अफसरान ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपने अपने महकमे के इंतज़ामी उमूर के हवाले से अदालत की मुआवनत करें। 11वां सवाल, PFUJ के सेक्रेटरी बतौर अदालती मुआविन बताएं कि लापता अफराद के मुकदमात की रिपोर्टिंग के क्या असरात हो सकते हैं। ये रिपोर्टिंग किस हद तक आम शहरी के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हो सकती है और क्या कानून ऐसी रिपोर्टिंग पर कदगन की इजाज़त देता है। 12वां और आखिरी सवाल, एजेंसीज के अंदर वो कौन से इंतज़ामी तरीक़ेकार बाकायदा तौर पर वजाहत से नोटिफाइड हैं जिससे इन एजेंसीज के अंदर मौजूद एहतिसाब का निज़ाम नज़र आता हो और इस सेल्फ चेक मैकेनिज्म के तहत इदारे के अफसरान और मुलाजमीन अपनी गलतियों, कोताहियों और गैर कानूनी उमूर के ज़िम्मेदार हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब का ये 12वां सवाल। जस्टिस साहब के सवाल में और उनके फैसले में आपको नज़र आता है कि वो पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से जवाब तलबी कर रहे हैं और उन्हें कानून के ताबे कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं जो इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें गलत कह रहे हैं, हालांकि वो इदारों को कानून के ताबे लाने की बात कर रहे हैं।
ہمارے ہاں ایسے ہی تمام لوگ تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیض آباد دھرنے پر باقاعدہ جذباتی ہو کر اچھل کر آگے بڑھ کر تعریفوں سے نواز رہے تھے کہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ پہلے نہیں آیا، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا فیصلہ ہے، مگر وہ تمام لوگ اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جمہوریت کے، جمہور کے یا آزادی اظہار کے خیرخواہ نہیں ہیں، ایسے تمام لوگ بغض عمران خان کے مارے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔